Hello student, I hope you all are doing well. Today I am here to present a lecture on topic of freedom of speech and expression. But before I would like to tell you all that if you want to gain something then see the whole video. If you understand what I thought then like it, share it and subscribe this channel. Thank you. जैसे मैंने आपको बता दिया कि टुडे आई विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप सब पहले इसके टॉपिक पढ़े होंगे नो डाउट, बट आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो एक नए लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा, एक नए सिस्टम के साथ पढ़ाऊंगा जिससे कि आप सारे चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो जनरली किसी चीज़ को पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ने को तो पूरा का पूरा जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सेकेंड थर्ड ईयर तक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लेते हैं यार, और भी जो सब्जेक्टेड होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मेन ये आती है कि वो चीज़ उनके माइंड में नहीं रहता। ठीक है, तो आज मैं जिस बेस पे पढ़ाऊँगा, जिस लॉजिक के साथ पढ़ाऊँगा वो आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, उससे आप जल्दी भूल नहीं पाओगे, मतलब आपके माइंड में एक तरीके से सेट हो जाएगा। तो जैसा कि ये टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जनरली आप सबने इस वे से पढ़ा होगा, आप जनरली जो पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए स्पीच ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, बी में आपने पढ़ा होगा असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो इट इसी कहने मतलब है आप सब ऐसे सिंपली पढ़ा होगा और एक एक करके आप सबने लर्न कर लिया होगा। बट ऐसे आप लर्न करोगे तो आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा 1 मंथ 2 मंथ आप इसे भूल जाओगे। नो डाउट आपको बोलना ही बोलना है, क्योंकि जब आप पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लोगे, आप जुडिशरी नेट क्लैट किसकी प्रिपरेशन को चाहे जिसकी प्रिपरेशन करो, जब सारे सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके माइंड में रहे। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, तो वो मतलब इस तरीके से बताऊँगा कि आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो आप सब, तो जैसे मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, ठीक है, कब इन्फोर्स हुआ, 26 जैन 1950 को इन्फोर्स हुआ। ठीक है, ये डेट है नो डाउट। इस दिन आप सबको इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आई, ये सारे राइट आपको दे दिए गए। ठीक है, इक्वलिटी की राइट मिल रही थी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जितने फंडामेंटल राइट है सब मिल रहे थे। ठीक है, तो हम पढ़ाने वाले स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इस पर देखो चलो ठीक है, तो इस पर जब आप इन सबको राइट देना हुआ तो पहला राइट दे दिया जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो राइट मिला, जो ये फर्स्ट राइट मिला, तो मान लो एक इंडिविजुअल को मिला। इंडिविजुअल इन द सेंस कहने का मतलब है कि हर एक पर्सन को, एवरी पर्सन, सॉरी हर एक सिटीजन को, एवरी सिटीजन। पहले आप याद रखना कि आर्टिकल 19 ओनली एंड ओनली फॉर सिटीजन के लिए है। ठीक है, इस वर्ड को आप याद रखना। अगर आप आंसर राइटिंग करते टाइम का सिटीजन जगह पर्सन लिख दिए, बाकी सारी चीज़ें आप करेक्ट लिखोगे तो भी वो गलत हो जाएगी। तो आप अपने माइंड में याद रखना कि आर्टिकल 19 सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सारे राइट वाइट की बात की जा रही थी। ठीक है, पहले कौन सा राइट दे दिया गया, आर्टिकल 90 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 90 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आर्टिकल 91 सब क्लॉज ए में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया गया। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल को दिया गया कि एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, जनरली आप देखोगे कि हर एक आदमी को जब ये राइट दे दिया गया, ठीक है, तो मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ आप सबके माइंड में ये परमानेंटली रहने के लिए। देखो हुआ क्या कि जब हर एक आदमी को राइट दे दिया गया, तो हर एक आदमी को सिर्फ राइट देने से, बोलने के राइट देने से, मतलब स्पीच करने का राइट देने से, एक्सप्रेशन राइट देने से उनका काम नहीं बन रहा था। उनका काम इन द सेंस कहने का मतलब मेरी ये है कि वो अपने राइट को इन्फोर्स नहीं करा रहे थे। वो जब बोलते थे या किसी से अपनी चीज़ को डिमांड, किसी से अपनी चीज़ों को लेकर डिमांड करते थे, जो उनका राइट होता था वो प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं होता था। क्योंकि जैसे मैं आप सबको एग्जांपल बताऊं, मान लो ए के टाउन में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की इशू है, तो ए जब जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी वहाँ का ऑफिसर होगा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर होगा, तो जनरली उसकी बातों को नहीं सुनेगा क्योंकि अकेले गया है। ठीक है, तो अकेले से कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब एक लोगों से काम नहीं होने वाला है, सिर्फ एक लोगों के पर्टिकुलर बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बोला गया कि एक तरीके से अकेले से नहीं कुछ और काम होने वाला, हम लोग 4 6 10 लोग मिलके कोई काम करें, अपने किसी चीज़ को लेकर डिमांड करें, इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो भी इशू है। ठीक है,
तो उसको लेकर डिमांड करें, तो हो सकता है कि वो चीज़ें मतलब कि जो भी मतलब जिस डिपार्टमेंट का इशू हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी इशू हो, चाहे वाटर इशू हो, जो भी इशू हो, जब आप अकेले जा रहे हैं तो आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। बट यहाँ पे असेंबल मीन्स 5 और मोर देन 5। जब आप 5 या मोर देन 5 से मतलब 5 या 5 से अधिक लोग जाओगे तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे थोड़ा। ठीक है, चलो जो वाटर या इशू का प्रॉब्लम था आपकी बातों को लोग सुने, क्योंकि आप लोग मेजॉरिटी में गए थे, आपकी बातों को वो लोग मान लिए। ठीक है, चलो आपका काम हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब आप ये देखोगे कि एक बार तो हो गया, एक तरीके से वो लोग टेम्पोरेरी इकट्ठा होकर के गए थे, एक असेंबल बना के गए थे। ठीक है, असेंबल बना के जगह बैठे थे, अपने वर्क को करा रहे थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब गवर्नमेंट हमारी डिमांड को नहीं सुनती तो हम लोग स्ट्राइक करते हैं। तो स्ट्राइक भी एक तरीके से टेम्पोरेरी नेचर का होता है। ठीक है, चलो पर टेम्पोरेरी नेचर का था, थोड़े दिन हम लोगों ने स्ट्राइक किया, वो वर्क हमारा हो गया। बट ये सिटीजन चाहते थे कि हमारा वर्क या हमारा जो ग्रुप है वो टेम्पोरेरी ना हो, वो परमानेंट नेचर का हो। तो जब मतलब परमानेंट नेचर इसलिए सोच रहे थे, चलो आज इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ, हम लोगों ने 4 लोगों को इकट्ठा किया, हम लोगों का इशू सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे फिर से अगर प्रॉब्लम आएगी, सिंपल सी बात है, फिर से तो प्रॉब्लम आएगी, फिर से इलेक्ट्रिसिटी इशू होगा, फिर से वाटर इशू होगा, इस वजह बहुत सारे इशू होते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो उसके बाद वो बोले कैसा है, हम लोग परमानेंट एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो परमानेंट क्या रहेगा कि एक एसोसिएशन फॉर्म होगा जो जहाँ पे नॉर्मल आदमी अपनी कंप्लेन को या अपनी सारी चीज़ों को दे सकता है, जिससे कि वो उनके लिए वर्क कर सके। ठीक है, तो फाइनली आर्टिकल 19(1)(c) में क्या हो गया कि अब ये हो गया कि अब सभी लोगों को एक एसोसिएशन मतलब कि सभी लोगों को ये मतलब सभी लोगों इन द सेंस के मतलब सारे सिटीजन को ये राइट दिया गया कि आप एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यूनियन फॉर्म कर सकते हो, परमानेंट नेचर फॉर्म कर सकते हो। लाइक अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि एनजीओ के एसोसिएशन, एनजीओ का फॉर्मेशन किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो आप बताओगे आर्टिकल 19(1)(c). ये परमानेंट नेचर में है। जैसे कि हर जनरली आप देखोगे कि बहुत सारे सोशल वेलफेयर वर्क के लिए एनजीओ बने, वो परमानेंट फॉर्म है। तो इसी चीज़ को इसी वर्क के लिए बने हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे यहाँ एप्लीकेशन दो और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो बोलने का राइट था, ये जो असेंबली का राइट था, एंड फाइनली जो एक तरीके से फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन का राइट था। तो आपको ये मतलब बोलने का राइट ये दिया गया कि अगर जहाँ आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, जहाँ आपको कुछ बोलने का मन है, अपने राइट्स को लेकर बोलने का मन है, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर बोलने का मन है, तो आप उन सब चीज़ों को बोलो और बोलने पे गवर्नमेंट एक्शन ले। ठीक है, गवर्नमेंट एक्शन ले और आपकी राइट मतलब आपका अगर वो लीगल चीज़ है तो उसको इन्फोर्स कराए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो इतना हो गया। तो आप सिंपल ये समझो, बस मुझे कहने मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से ये समझाना चाहता हूँ कि पहले इंडिविजुअल को राइट दिया गया बोलने का, तुमसे काम नहीं हो रहा था, क्योंकि अकेले आप जहाँ जाओगे आपको कोई नहीं सुनेगा, जो नहीं सुनते। असेंबल ग्रुप में जाओगे मतलब कि 5 और मोर देन 5% के ग्रुप में आप जाओगे तो आपकी बातों को सुना जाएगा। बट ये टेम्पोरेरी नेचर का था, यहाँ से बातों को जब सुना जाने लगा तो उसी को वो लोग परमानेंट बोले कि ऐसा है कि यहाँ हम लोग का काम हो रहा है, इसे हम लोग परमानेंट नेचर में फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट नेचर में एसोसिएशन और यूनियन के रूप में आ गया। ठीक है, एक तरीके से ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के जब पर्सन के साथ गलत होता था तो उसको बोलने का राइट दिया गया और फाइनली उसको इन्फोर्स करने का राइट मतलब इन्फोर्स करने का एक तरीके से पूरा का पूरा मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे ABC एक जैसे हैं मतलब कॉमन है, एंड फिर DEFG ये थोड़े मतलब ये दोनों मतलब सॉरी ये चारों एक साथ है। ठीक है, ये तीनों एक में आ जाएंगे, ये चारों को एक साथ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब बोलने का हो गया राइट हम लोग का, मतलब बोलने का राइट हो गया। राइट के बाद हमारी बातों को बोलने का राइट हो गया, उसके बाद हमारी बातों को सुना जाने लगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर फाइनली क्या हुआ, क्या लोग बोले कि वो तो ठीक है, फ्रीडम आप दे दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट तो दे दिए, लेकिन अब हम लोगों को घूमने टहलने का ये सब का भी राइट चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है आप वो भी ले लो, तो ए को मैं लेता हूँ। ठीक है, ए ने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि मुझे घूमने टहलने का राइट चाहिए। किससे? ए ने किससे डिमांड किया? गवर्नमेंट से। ए ने गवर्नमेंट डिमांड किया घूमने टहलने का राइट। ठीक है, और जब ए ने डिमांड किया तो गवर्नमेंट ने बोला डी में। ठीक है, मतलब आर्टिकल 1 सब क्लॉज डी बोला हाँ चलो ठीक है आपको घूमने टहलने का राइट दे दिया गया। ठीक है,
तो एक मान लो एक घूमने टहलने के लिए मतलब मूव के लिए गया, मतलब कहाँ पे गया, इंडिया में ही, इंडिया की बात कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। वहाँ पे मूव किया, उसे कोई जगह अच्छी लग गई, ठीक है। जैसे कि मान लो आप मुंबई जाते हो, गुजरात जाते हो, दिल्ली जाते हो, आपको कोई चीज़ें अच्छी लग जाती है, आपका वहाँ पे रहने का मन कर देता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट से बोले ठीक है सर, ठीक है मैं तो घूम टहल लिया बट मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही है, ठीक है, मुझे यहाँ रहना है। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, मतलब नेक्स्ट रिजाइड का राइट आ गया, गवर्नमेंट बोला ठीक है आप रह सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट रिजाइड के लिए एक तरीके से आप ये देखोगे कि प्रॉपर्टी वॉपर्टी चाहिए ना, ठीक है। तो रिजाइड मूव, फिर रिजाइड हो गया, ठीक है। तो रिजाइड करने का राइट दे दिया गया, ठीक है। तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 या 1950, तो हमारे यहाँ पे तो जी को तो सॉरी एफ को तो ओमिट कर दिया गया, मतलब इसे अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है, ठीक, बाई 44 अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया। लेकिन इसके पहले बिफोर 44 अमेंडमेंट रिजाइड आप करोगे तो आपको प्रॉपर्टी चाहिए कहीं रहने के लिए ना, तो चलो ठीक है प्रॉपर्टी का भी राइट दे दिया गया फाइनली। अब ठीक है आप वहाँ पे रहने लगे, तो रहना बस बड़ी बात नहीं है, रहने के साथ आप कुछ वर्क करोगे, कुछ जॉब करोगे, कोई प्रोफेशन करोगे, ऑक्यूपेशन ट्रेड करोगे, तभी तो आप अपने के लिए और अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए कुछ खा पी सकोगे। इन द सेंस कहने मतलब है कि अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए आपको कोई जॉब, प्रैक्टिस, ट्रेड ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना। फाइनली ये बोल दिया गवर्नमेंट, चलो ठीक है आपको ट्रेड का या ऑक्यूपेशन का भी राइट दे दिया गया। तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये समझो डी से कि एक ये पर्सन है, ठीक है, उसने गवर्नमेंट से बोला कि अब एक तरीके से मुझे घूमने टहलने का राइट चाहिए, ठीक है। एक तरीके से हम लोग को आप बोलने का राइट दिए, बोलने के बाद हम लोग का फाइनली राइट, मतलब बोलने के साथ हमारे जो मैं बोलता था, जो मतलब लीगली चीज़ की मैं डिमांड करता था, वो सब सारी चीज़ें होने लगी, बट उससे काम नहीं चल रहा। अब मुझे को घूमने टहलने का भी मतलब शौक रहा, वो सब भी करना है। डी में आप याद रखना, सिर्फ आप डी को याद रखना, राइट टू मूव। एक आदमी मूव मतलब कि घूमने कहीं जाएगा इंडिया में, ठीक है, सिटीजन की बात हो रही पहली चीज़, दूसरी चीज़ इंडिया में, नॉट बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर राइट मिला एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से ठीक है घूमने टहलने का, तो आपको कोई अच्छी चीज़ लगेगी, अच्छी जगह लगेगी जहाँ आपको रहने का मन करेगा, इन्वायरमेंट कहीं का बहुत अच्छा होता है तो आपको रहने का मन करिए, तो रिजाइड का राइट भी दे दिया। तो रिजाइड रहने के लिए सिंपल सी बात है, आप कहीं पे रहोगे आपको रहने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए ना, जहाँ पे आप घर वर बनाओगे, चलो ठीक, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी राइट दे दिया। फिर फाइनली क्या बोला कि प्रॉपर्टी तो है ठीक है, हम मतलब कि मूव मतलब घूमने आए, अच्छी जगह लगी, वहाँ पे देखा, रिजाइड रहने के लिए सोचा, उसके बाद उसके रिजाइड रहने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने प्रॉपर्टी भी ले लिया। फाइनली अब ये तो हो गया, बट इसके लिए हम लोग को लिए मतलब कि लाइफ को सर्वाइव करने के लिए खाने पीने से सारी चीज़ों के लिए कुछ चाहिए ना, जॉब वॉब करना पड़ेगा ना। फाइनली बोला अब आपको ऑक्यूपेशन ट्रेड का भी राइट दे दिया गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, पूरे के पूरे स्टोरी सुनाने का मतलब मेरे ये है कि आपको कभी लर्न ना करना पड़े। आप ये लेना कि पहले एक पर्सन को राइट दिया गया, ठीक है, मतलब क्या राइट दिया गया कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया गया। तो वो किसी चीज़ को बोल रहा था, उसकी बात जैसे कि आप जाके मंच पे खड़े हो जाओ, कुछ बोलो, आपकी बातों को तो उतना लोग नहीं सुनेंगे, बट आप 6 लोग 7 लोग या स्ट्राइक करके बोलोगे तो आपकी बातों को गवर्नमेंट सुनेगी, ठीक है। जैसे कि आप अकेले जाके कहीं किसी चौराहे पर बैठ के बोलो कि नहीं ये गलत कर रहा है गवर्नमेंट, या ये ऑफिसर्स गलत कर, कोई नहीं सुनेगा। बट 4 6 10 लोग बैठोगे, मतलब 5 मोर देन 5 और मोर देन 5, तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे, ठीक है। तो वो टेम्पोररी फॉर्म में था, ठीक है। तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा है, हम लोग की बातों को सुनने लगे, वो टेम्पोररी फॉर्म है। बट जहाँ पे एसोसिएशन या एसोसिएशन और यूनियन वर्ड आया, ठीक है, वो एक तरीके से परमानेंट फॉर्म में हो गया। तो फाइनली जब वो परमानेंट फॉर्म में हो गया, जहाँ पे आप जो आपके लिए वर्क करने लगे, आपके राइट को इन्फोर्स कराने लगे, या आपके इशू को सुनने लगे और उसके लिए एक्शन लेने लगे, ठीक है। तो एक तरीके से परमानेंट फॉर्म में हो गया, वहाँ से लोगों का स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और कहने का मतलब उनकी बातों को सुना जाने लगा, ठीक है। मुद्दा हो गया। फिर आपका घूमने टहलने वाला मैंने बता दिया, एक पर्सन उसे घूमने टहलने का मन हुआ, फिर ठीक है आप कहीं घूमने टहलने जाओगे तभी तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी, आपका रहने का मन करेगा, ठीक है। तो आपने देखा कोई अच्छी चीज़ आपको रिजाइड करने का मन किया, तो आप वहाँ पे रिजाइड हो गए। जब रिजाइड होने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, तो चलो ठीक है प्रॉपर्टी का भी राइट दे दिया। देखो सीक्वेंस में घूमने टहलने गए, रिजाइड करने का मन किया, फाइनली उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी पे आप रह लिए, तो आपको अपने लाइफ को चलाने के लिए, मतलब लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कोई जॉब वॉब करना पड़ेगा ना। फाइनली जॉब का राइट दे दिया गया। फिर इसके बाद अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आर्टिकल 9। तो मैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बता रहा हूँ। तो इसे मैंने बताया आर्टिकल बाई 44, ठीक है, 44 अमेंडमेंट के थ्रू इसे रिमूव कर दिया गया, ठीक है।
तो इसे रिमूव करके आप सबको पता होगा 300A, मतलब आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो अभी आप ये छोड़ दो, बस इतना ही समझो कि इसे क्यों हटाया गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी इसके पीछे कहानी है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, तो राइट टू प्रॉपर्टी देने से गवर्नमेंट प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम ये आई कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बना, प्रॉपर्टी तो दे दिया गया, लेकिन अगर गवर्नमेंट को पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करना है, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 19A B C D E F तक है। ठीक है, वो सब सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे तो देखोगे एक स्टेट की लायबिलिटी होती है कि जो मटेरियल रिसोर्सेस होते हैं वो सारे लोगों के पास जाना चाहिए, मतलब सब पे उसका राइट होना चाहिए, और जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, उसे हम सारे लोगों के बीच में, मतलब सारे लोगों के बीच में तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब कहने मतलब है कि सबको एक तरीके से अच्छी इनकम अर्न करने का राइट है। ये नहीं है कि कुछ लोग ही पैसा कमाएं, कुछ लोग ही तरक्की करें, कुछ लोग ही ऊपर जाए, ये नहीं है। स्टेट ये चाहता है कि सारे के सारे लोगों के पास, या सारे के सारे लोग एक अच्छे लाइफ को जिए, अच्छे लाइफ को स्पेंड करें। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कब हटा? बाई 44 अमेंडमेंट के थ्रू हटा। ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लिख लेना, याद कर लेना। बट मेन ये चीज़ है कि ये हटा क्यों। इसके हटने पीछे कहानी ये था कि जो DPSP के आर्टिकल DPSP का आर्टिकल 19 क्लॉज B एंड C के पर्पस है उनको फुलफिल करने के लिए, और दूसरा जो पहले हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम था, सारी की सारी प्रॉपर्टी 2, 4, 10 लोगों में ही वेस्ट होती थी। ठीक है, कहने मतलब यह है कि पूरी की पूरी जो मतलब एक विलेज हो गया, तो विलेज में एक जमींदार होता था, अब वही सारी की सारी प्रॉपर्टी रख के बैठा था, और जो वहाँ के और गरीब लोग थे उनसे वो तरीके से एग्रीकल्चर कराता था, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ जो एग्रीकल्चर राइस वेटी सब जो निकलते थे कुछ उन्हें दे देता था, जिससे वो लोग अपना जीते रहे। ठीक है, बस उनकी डेथ ना हो पाए और मेरा गुलामी करते रहे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को तरीके से इन सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अब गवर्नमेंट को रोड बनाना है। ठीक है, कोई और पब्लिक वेलफेयर में वर्क करना है। ठीक है, तो अगर उन्हें प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट आप नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी लेना चाहेगा, या जमींदारों से उनकी प्रॉपर्टी लेके सब लोगों को बांटना चाहेगा, जिस विलेज में मतलब किसी के पास कोई प्रॉपर्टी उन्हें देना चाहेगा, तो ये फंडामेंटल राइट रहेगा, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में रेट फाइल करा देंगे। ठीक है, आर्टिकल 32 के थ्रू कि ये हमारे राइट का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आप इसे रोको। ठीक है, तो ये तो कहने मतलब कि इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए कि किसी को फंडामेंटल राइट का मतलब प्रॉपर्टी राइट फंडामेंटल राइट रहेगा ही नहीं, ताकि कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में ना जा सके जब मैं उसकी प्रॉपर्टी लूँ। ठीक है, फाइनली इसे रिमूव कर दिया गया यहाँ से, फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। और आप सबको पता होगा फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल होता है बाय सुप्रीम कोर्ट, बाय हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कहाँ पे? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट के थ्रू कहाँ पे? आर्टिकल 226 के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, जब तक इसे हटाएंगे नहीं तब तक लोगों से प्रॉपर्टी ले नहीं पाते। ठीक है, जो पर्पस DPSP में है, या जो जमींदारी रेगुलेशन एक्ट आया, या जो गरीबों को प्रॉपर्टी देना था, वो सब कुछ भी नहीं फुलफिल हो पाता। ठीक है, फाइनली यहाँ से हटा दिया गया, उसे रख दिया गया 300A में रख दिया गया, और उसके बाद प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट सोशल पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक पर्पस के लिए, या जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं वहाँ से उनको लेकर के गरीबों को देना स्टार्ट किया था।